अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज फरमानुल्लाह खान। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है एलिमिनेशन पैटर्न, जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक यूनिट है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन पैटर्न क्या है, हमारी बॉडी से किस किस तरीके से एलिमिनेशन होती है, उसके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और इसके लिए फिर हमारे पास नर्सिंग डायग्नोज क्या होंगे, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होंगे। आपको एक बात बताता चलूँ, इस यूनिट के हमारे पास दो वीडियो लेक्चर है। आज के इस वीडियो में हम बाउल एलिमिनेशन या फीसिस एलिमिनेशन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, और इस यूनिट का सेकंड वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, जिसमें हम यूरिन की जो हमारे बॉडी से एलिमिनेशन होती है तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस यूनिट में जो आपके पास पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उसको भी हम पॉइंट आउट करेंगे। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे, और इसके जो रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने एक और वीडियो में कवर किए हुए हैं, तो वहीं से जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम उसको रिव्यू देंगे एक। इसके बाद हमारे पास होगा कि एलिमिनेशन पैटर्न क्या होता है। इसके बाद जो कॉमन बाउल एलिमिनेशन की कॉमन प्रॉब्लम है वो कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास वो पेशेंट जिसको फीकल एलिमिनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए नर्सिंग केयर क्या होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास जीआई ट्रैक्ट की एनाटॉमी है कि देखो, ये ऑलरेडी आपने एनाटॉमी में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि हमारे पास क्या होते हैं कि माउथ के थ्रू ये बोलस जो कायमा होते हैं वो नीचे आता है इस तरह स्टोमिक में फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन से होके हमारे बॉडी से आउट जो है वेस्ट या एक्सक्रीटा के फॉर्म में बाहर निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये क्या है, ह्यूमन जीआई सिस्टम की कंपोजिशन है कि पहले हमारे पास माउथ, फेरिंक्स, लैरिंक्स, एसोफेगस, स्टोमिक, एक्सेसरी ऑर्गन में हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनएस। ये आप ऑलरेडी एक्सप्लेन पढ़ चुके हैं किसमें, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके बाद हम आ जाते हैं एलिमिनेशन पैटर्न पे। द एबिलिटी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी और द एक्सपल्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एलिमिनेशन। देखो, जब आपकी बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट से जान छुड़ा लेती है या जब आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के बाहर आता है, इसको कहते हैं एलिमिनेशन। तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होते हैं कि पसीने की शक्ल में स्वीट के फॉर्म में बाहर निकलता है। इस तरह हमारे पास फीसिस के फॉर्म में भी थ्रू एनल हमारे पास बाहर निकलता है। इस तरह यूरिनरी सिस्टम के थ्रू जो हमारे पास यूरिथ्रा होता है उसके थ्रू यूरिन जो है हमारे पास बाई प्रोडक्ट वो बाहर निकलता है। तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन पैटर्न। एलिमिनेशन पैटर्न डिस्क्राइब द रेगुलेशन, कंट्रोल एंड रिमूवल ऑफ बाई प्रोडक्ट एंड वेस्ट इन द बॉडी। तो ये पैटर्न जो है इसमें क्या है, इसमें हमारे पास है पहले रेगुलेशन, इसके बाद कंट्रोल, इसके बाद रिमूवल ऑफ जो बाई प्रोडक्ट है हमारी बॉडी से, ये बना लेते हैं एलिमिनेशन पैटर्न। क्योंकि आप जो खाना खा लेते हो तो फिर वो क्या होते हैं, वो कन्वर्ट होता है, उससे जो बेनिफिट चीज़ें हैं वो आपके बॉडी में जज़ब हो जाती हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होते हैं, वो आपके बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। फिर इसका कंट्रोल होता है आपका। ऐसा नहीं है कि जब इसका दिल चाहिए, नहीं, ये इस पे आपका थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है एलिमिनेशन पे, और फिर इसके बाद जो इसका बॉडी से रिमूव होता है। तो ये 3 चीजें जो है ये इसका एक पैटर्न बना लेती हैं, जिसे कहते हैं एलिमिनेशन पैटर्न। The term usually refer to the movement of feces or urine and sweat from the body. Already हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट फेसिस, यूरिन या स्वीट फॉर्म में जो बॉडी से बाहर निकलता है तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन। अब आ जाते हैं बाउल एलिमिनेशन, जो कि हमारे इस वीडियो लेक्चर का मेन यूनिट सब्जेक्ट है कि इट इज आल्सो नोन एज डिफिकेशन। बाउल एलिमिनेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस क्रिटिकल टू ह्यूमन फंक्शनिंग इन विच बॉडी एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्थी बॉडी फंक्शन। तो बाउल एलिमिनेशन को हम डिफिकेशन भी कहते हैं, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी बॉडी जो है वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू एनल जो है आपकी बॉडी से वो बाहर निकल आता है। और ये हमारे पास ऐसा है कि जो हेल्थी पर्सन होता है उसका बाउल मूवमेंट, बाउल एलिमिनेशन जो है वो नॉर्मल होगा। लिहाजा ये कोई एबनॉर्मल नहीं, ये नॉर्मल फंक्शन है। क्योंकि जब आपको बाउल की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब जो है आप इंतहाई ज़्यादा मुश्किल में होते हैं। जो कि नेक्स्ट
स्लाइड्स में हाँ आ रहे हैं तो तब हम पढ़ेंगे। डिफिकेशन या बाउल एलिमिनेशन इज द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग फीसिस फ्रॉम द बॉडी। ये हमारे पास बाउल एलिमिनेशन क्या है कि जब हम फीसिस को अपनी बॉडी से निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो इसे कहते हैं बाउल एलिमिनेशन। टू डू सो ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ gastrointestinal tract, especially the component of large intestine, must function in coordinated manner। और इसे पैटर्न भी इसलिए कहते हैं एलिमिनेशन पैटर्न। तो बाउल एलिमिनेशन में इस तरह होता है कि इसमें आपका जो पूरा जीआई ट्रैक्ट, ये पूरा का पूरा जीआई ट्रैक्ट उसमें जो है काम करता है, लेकिन मेन जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है उसका बहुत ज्यादा फंक्शन है बाउल एलिमिनेशन में। और किस तरह है वो फिर आगे स्लाइड में आ रहा है कि आपके पास किस किस मूवमेंट के थ्रू बाउल के थ्रू एलिमिनेशन होती है। अच्छा, बाउल कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के लिए एक बाउल का वर्ड्स यूज होता है कि थ्रू बाउल जब आपके पास फीसिस वगैरह की एलिमिनेशन होती है, इसको कहते हैं बाउल एलिमिनेशन। लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 125 to 150 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये इसकी लेंथ है। इट हैज 7 पार्ट्स, सीकम, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, सिग्माइड कोलन, रेक्टम एंड एनस, जो कि एक एक करके आप लोगों ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। द कोलन फॉर्म पाउच कॉल्ड हास्ट्रिया, हास्ट्रियम इज सिंगुलर। देखो जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं वो कुछ इस तरह का होते हैं। देखो ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह का होते हैं। ये आपने इस तरह का लार्ज इंटेस्टाइन देखा होगा ये पिक्चर वगैरह में। तो ये हमारे पास जो है इसको कहते हैं हास्ट्रे, ये पाउच सा बनाते हैं और ये पाउच फिर क्या करते हैं, ये फिर बाउल मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं, जो कि आगे आ रहे हैं तो तब मैं आपको पढ़ाता हूं। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ मस्कुलर ट्यूब लाइंड विद अ म्यूकस मेम्ब्रेन। इंटरनली इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और ये मस्कुलर ट्यूब, इसमें स्मूथ मसल्स आपके लगे होते हैं जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट करते हैं। The muscle are circular and longitudinal to facilitate peristalsis movement। इसमें जो मसल्स होती है वो longitudinal and circular मसल्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखो ये अगर आपका यहाँ पे हम जो है बाउल आपका बना लेते हैं, यहाँ पे जो ही बाउल के हमारे पास स्ट्रक्चर है तो इस पे जो सर्कुलर मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स, तो वो इसको इस तरह स्क्वीज करता है, इस शक्ल में, इस मूवमेंट में इसको स्क्वीज करते हैं। लेकिन जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल, वो क्या करते हैं, उसके थ्रू आपके फीसी जो है वो नीचे की तरफ आते हैं एनस के थ्रू। लिहाजा आपके बाउल, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। ये हमारे पास जो है इसका स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास असेंडिंग कोलन होते हैं, फिर ये हमारे पास ट्रांसवर्स कोलन, ये डिसेंडिंग, ये सिग्मॉइड कोलन और ये रेक्टम यहाँ पे एनस। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको हास्ट्रिया का कहा था कि इसका शेप जो हमारे पास है कि ये पाउच, देखो ये पाउच से बनी हुई है, देखो ये छोटे छोटे पाउच से बने होते हैं। इसमें हमारे पास ये जो है ये सर्कुलर मसल होते हैं और ये जो है हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। अब हमारे पास कोलन मूवमेंट के लार्ज इंटेस्टाइन किस टाइप का आपके पास मूवमेंट करते हैं, इसमें कितने टाइप्स के मूवमेंट होते हैं। पहला हमारे पास है हास्ट्रल churning। Hostile churning involve back and forth movement of कायमा with in colon। जो आपके पास हॉस्टल कहते हैं पाउच के जो मूवमेंट होती है, ये पाउच मूवमेंट से इसमें क्या होते हैं कि इससे आपका जो कायमा होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्म होते हैं, तो वो इधर उधर आ जाते हैं। वो क्या होते हैं, उसका हमारे पास बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होते हैं। वो हमारे पास कर्लिंग होती है, वो सख्त होता है और इसकी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो है उसको हॉस्टल चर्निंग कहते हैं। दूसरा हमारे पास है कोलन पेरिस्टालिसिस। आपको पता होना चाहिए कि आपकी फीसिस वगैरह या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट वो जब फॉरवर्ड जाता है तो वो पेरिस्टालिसिस की मदद से जाता है। इट इज रिलेटिवली स्लजिश मूवमेंट ऑफ कायमा एलॉन्ग दी कोलन। इसमें ऐसा होता है कि देखो ये आपका कोलन है हमारे पास, सही है, ये हमारे पास जो है क्या है, ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इसमें जो आपका ये जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है वो कुछ इस तरह होते हैं, देखो वो कुछ इस तरह होते हैं,
वो कुछ इस तरह स्क्वीज फॉर्म में आगे जा रहा होते हैं स्लोली, और आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो किस तरह होते हैं, वो इसके दरमियान में ऐसे, तो वो फिर यहाँ पे जब आप इसको प्रेस करेंगे वो नीचे की तरफ आएगा, फिर ये प्रेस होगा, फिर वो और नीचे की तरफ आएगा, और इस तरह से आपका जो हमारे पास बाउल मूवमेंट आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। मास पेरिस्टालिसिस इज पावरफुल मस्कुलर मूवमेंट एलॉन्ग दी कोलन, और मास पेरिस्टालिसिस हमारे पास फिर क्या है कि वो पावरफुल मूवमेंट होती हैं, और ये डिफिकेशन के टाइम पे होती हैं। इसके बाद ये डिफिकेशन प्रोसेस के आप किस तरह जो है डिफिकेशन होता है पर्सन का, डिफिकेशन इज इनिशिएटेड बाय टू रिफ्लेक्सेस व्हेन फीसिस इंटर द रेक्टम इट डिस्टेंशन गिव सिग्नल टू मेसेंट्रिक प्लेक्सस टू इनिशिएट पेरिस्टालिटिक मूवमेंट इन द डिसेंडिंग सिग्मॉइड कोलन एंड रेक्टम। देखो जब आपके पास आपके लार्ज इंटेस्टाइन में फीसिस आते हैं, तो फिर जब आपके लार्ज इंटेस्टाइन में ये आपके जब लार्ज इंटेस्टाइन में जो है उसमें जब फीसिस आते हैं, तो फिर क्या होते हैं कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन वो थोड़ा बहुत डिस्टेंट हो जाता है। जब वो डिस्टेंट होता है तो फिर आपके पास जो मेसेंट्रिक प्लेक्सस जो है वहां पे सिग्नल्स चला जाता है, आपके पास पेरिस्टालिसिस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और जब पेरिस्टालिसिस मूवमेंट आपके पास स्टार्ट होती है कहां पे, डिसेंडिंग सिग्मॉइड एंड रेक्टम में। The internal sphincter in the anus relax and defecation occur by opening the external sphincter। आपको पता होना चाहिए कि एनस में दो तरीके से दो टाइप ऑफ स्फिंक्टर्स होते हैं। एक इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं जो स्मूथ मसल के कंट्रोल में होते हैं, और एक एक्सटर्नल होते हैं जो थोड़े बहुत इंसान के कंट्रोल में होते हैं, ह्यूमन के कंट्रोल में होते हैं। तो फिर क्या होता है कि इंटरनल स्फिंक्टर जब रिलैक्स होते हैं तो वो फिर क्या करते हैं, वो आपके पास एक्सटर्नल स्फिंक्टर की ओपनिंग हो जाती है और आपके पास डिफिकेशन हो जाता है। आप फीसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स के आप फीसिस किस तरह के होते हैं कि हमारे पास अगर हेल्थी पीपल हैं तो हेल्थी पर्सन है तो उसके फीसिस सॉफ्ट होंगे, ब्राउन कलर में होंगे, मॉइस्ट होंगे एंड फिल्म होंगे। आपको क्या आप सोच रहे कि ये ब्राउन कलर का क्यों होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास जो आरबीसीज वगैरह के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो होते हैं और उसकी वजह से हमारे पास क्या है, इसका कलर ब्राउन होता है। तो आपके पास सॉफ्ट, ब्राउन, मॉइस्ट एंड फिल्म्ड जो है आपके पास नॉर्मल फीसिस होते हैं हेल्थी पर्सन के। तो आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्यों पढ़ते हैं, ये आप इसलिए पढ़ते हैं कि क्योंकि आपके पास इस तरह के बहुत ज्यादा पेशेंट होंगे, तो तब आप हिस्ट्री के दौरान अगर उन्हें कोई बाउल प्रॉब्लम है तो आप हिस्ट्री के जब उससे पूछेंगे तो आपको तो फिर नॉर्मल चीजों का पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या है। फिर जब आप वो आपको बताएगा फिर उसका आप कंपेयर करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि इसको फीसिस प्रॉब्लम है या नहीं है। और फीसिस का अपना एक डिस्टिंक्ट कलर होता है। फैक्टर इफेक्टिंग द ऑर्डर आर अपीयरेंस। देखो जैसा कि हमने कहा कि फीसिस का अपना कलर होता है और ये ब्राउन होते हैं, तो इन दो चीजों पे डिफरेंट फैक्टर वो इफेक्ट करते हैं। एक इफेक्ट करते हैं सर्टेन फूड्स कि आप जो कुछ खाने इस तरह हैं कि वो खाने से आपके पास क्या है, वे इसके कलर और इसके ऑर्डर पे वो इफेक्ट करते हैं। किस तरह के अक्सर जो है हमारे पास कुछ इस तरह के फूड्स वगैरह होते हैं कि वो आपके फीसिस का कलर जो है उसका चेंज कर लेते हैं, डार्किश बना लेते हैं या उसको लाइट कर लेते हैं। सही है, ये अक्सर जो लोग जो हैं वो जो ज़्यादा दूध पीते हैं, जो लोग ज़्यादा दूध पीते हैं अक्सर बच्चे वगैरह होते हैं तो उनका फीसिस का कलर थोड़ा लाइट होता है, ब्राउन नहीं होता। इस तरह हमारे पास मेडिकेशन, डिफरेंट मेडिकेशन जो है वो आपके फीसिस और ऑर्डर पे इफेक्ट करते हैं। जिस तरह आप आयरन कंटेनिंग इस तरह कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं या और भी हमारे पास इस तरह के मेडिसिन होते हैं कि जिससे आपको जो है फीसिस का कलर भी चेंज हो जाता है और उसका हमारे पास ऑर्डर स्मेल भी चेंज हो जाता है। इसके बाद हमारे पास इलनेस एंड इन्फेक्शन वो भी इफेक्ट करते हैं। इस तरह अगर किसी पर्सन को कोई लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन वगैरह हो या कोई ब्लीडिंग वगैरह होती है तो उससे उसके फीसिस का कलर चेंज हो जाता है और ऑर्डर भी चेंज हो सकता है।
एबनॉर्मल फीसिस। तो आप पहले हमने नॉर्मल फीसिस पढ़े, अब हम एबनॉर्मल फीसिस पढ़ते हैं। एबनॉर्मल फीसिस हमारे पास क्या होते हैं? ब्लैक टेरी स्टूल में इंडिकेट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम अपर जीआई ट्रैक्ट और ड्रग। देखो मैं आपको दो चीजें बता दूं कि अगर आपकी अपर जीआई ट्रैक्ट से अगर कोई ब्लीडिंग होती है तो स्टूल का कलर डार्क रेड होगा या टेरी स्टूल जो हमारे पास ब्लैक टाइप आपके स्टूल होंगे ब्लैक। लेकिन अगर आपका क्या है, अगर आपकी जीआई ट्रैक्ट के लोअर जीआई ट्रैक्ट से ब्लीडिंग है, कोई इंटेस्टाइन वगैरह में से ब्लीडिंग है, तो आपके जो फीसिस का कलर होगा वो फ्लैश होगा। फ्लैश माल मीन्स के ब्राइट रेड जो है उसका कलर होगा। तो ये आप दो एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। तो कहते हैं कि हमारे पास जो टेरी स्टूल के जो ब्लैक स्टूल का कलर होता है ये या तो अपर जीआई ट्रैक्ट की ब्लीडिंग से होते हैं या कोई ड्रग हमारे पास होते हैं कि उसकी वजह से इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। इसके बाद रेड में इंडिकेट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम लोअर जीआई ट्रैक्ट। और रेड जो है वो आपके अगर लोअर जीआई ट्रैक्ट या कोई इंटेस्टाइन वगैरह से ब्लीडिंग हुई है तो वह आपका फीसिस का कलर जो है वो रेड होगा। इसके बाद पेल पे आ जाते हैं। पेल में इंडिकेटेड टू माल एब्जॉर्प्शन। तो जो पेल कलर होते हैं वो किस वजह से कि आपकी माल एब्जॉर्प्शन का ये पर्सन शिकार है। तो जब आपको पेशेंट इस तरह का कहेगा कि उसके फीसिस का कलर पेल है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि वो पर्सन जो है वो माल एब्जॉर्प्शन का शिकार है, उसके बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होती। इसके बाद ग्रीन में इंडिकेट इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। ड्राई हार्ट डिहाइड्रेशन डिक्रीज इंटेस्टिनल मोटिलिटी। देखो जो हमारे पास फ्लूइड वगैरह की कमी आ जाती है या कोई पर्सन फ्लूइड वगैरह नहीं लेता या कोई और बीमारी होती है तो क्या होते हैं, या कोई डिहाइड्रेशन वगैरह होती है तो उसके फीसिस जो है वो हार्ड होते हैं और उस पर्सन को कंस्टिपेशन होती है। इस तरह पस भी उसमें आ सकता है जो कि हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। इसके बाद फैक्टर प्रोमोटिंग एलिमिनेशन कि वो कौन से फैक्टर हमारे पास हैं, कौन से फैक्टर हमारे पास हैं कि जिससे आपकी एलिमिनेशन नॉर्मल होगी, जो आपके एलिमिनेशन को प्रमोट करेगी। एक हमारे पास है स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट के आपका जो है क्या होगा कि स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में आप होंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि अक्सर स्ट्रेस वगैरह में जो है ये जीआई ट्रैक्ट प्रॉब्लम जो है वो हो जाती हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रेस नहीं है एलिमिनेशन पैटर्न आपका नॉर्मल होगा। एबिलिटी टू फॉलो पर्सनल बाउल हैबिट। प्राइवेसी क्या है कि आपके बाउल हैबिट जो है आप जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप वॉशरूम जाते हैं, तो जब आपका बाउल हैबिट सही होगा तो वो उसके में आपके एलिमिनेशन पैटर्न सही होंगे। प्राइवेसी अगर आपकी होती है मीन्स मतलब कि आप सही वॉशरूम वगैरह में बैठे हैं, आपको कोई भी फॉर प्राइवेसी वगैरह की तरह से कोई टेंशन वगैरह नहीं है, तब भी आपकी एलिमिनेशन सही होती है। नॉर्मल फ्लूइड इनटेक, फ्रूट जूस, वार्म लिक्विड, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, आप फ्लूइड वगैरह लेते हैं तो वो भी आपके पास क्या होता है कि उसमें फ्लूइड होता है तो फिर बाउल मूवमेंट आपका सही होता है। या फिर एक रह गया हमसे कि हाई फाइबर डाइट। तो देखो हाई फाइबर डाइट जो है वो आपको कंस्टिपेशन से बचाते हैं, वो आपका एलिमिनेशन सिस्टम को नॉर्मल रखते हैं। एबिलिटी टू एज्यूम स्क्वेटिंग पोजीशन कि आप जो है एलिमिनेशन के थ्रू जब आपका पोजीशन है अगर आप उस पोजीशन पे बैठ सकते हैं तो फिर आपका एलिमिनेशन जो है वो आपका प्रमोट हो सकता है। इस तरह हमारे पास क्या है कि प्रॉपरली एडमिनिस्टर लेग्जिटिव कि लेग्जिटिव लोग कहते हैं किस लिए कि कंस्टिपेशन ना हो, लेकिन जब आप उसकी नॉर्मल मिकदार लेते हैं तो फिर आपका जो है जो एलिमिनेशन वो है हमारे पास ये पैटर्न वो आपका प्रोमोट होता है, नॉर्मल रहता है। फैक्टर इंपेयरिंग एलिमिनेशन, वो कौन से फैक्टर हैं जो एलिमिनेशन सिस्टम एलिमिनेशन प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, उसको खराब करते हैं। हमारे पास पहला है इमोशनल एंजाइटी के जो लोग टेंशन में होते हैं, जो एंजाइटी में होते हैं, उनका एलिमिनेशन पैटर्न या तो उन्हें डायरिया होगा या फिर उन्हें कंस्टिपेशन हो जाता है। फेल्यूर टू हीट डिफिकेशन रिफ्लेक्स, या ऐसा है कि किसी को डिफिकेशन रिफ्लेक्स जो कि ऑलरेडी हमने बताए कि स्मॉल इंटरनल उसकी तरफ हमारे पास है एक मेजेंटर प्लेक्सस को जो रिफ्लेक्स जाता है, जो हमारे पास स्फिंक्टर को रिफ्लेक्सेस जाते हैं, तो अगर उसमें हमारे पास प्रॉब्लम है तब आपका ये इफेक्ट हो सकता है।
लेक ऑफ टाइम, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जल्दी जल्दी में होते हो, आप फुली सेटिस्फाई नहीं हो करते खुद को, तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। या प्राइवेसी, अगर आपको कोई सही वॉशरूम वगैरह नहीं है एलिमिनेशन के लिए, आपके पास सही प्राइवेट जगह नहीं है, प्राइवेसी नहीं है, तो तब भी आपका एलिमिनेशन पैटर्न वो इफेक्ट हो सकता है। हाई कार्बोहाइड्रेट या हाई फैट डाइट जो आपने लिए हैं जिसमें फाइबर वगैरह कम है, तो तब आपको एलिमिनेशन पैटर्न में प्रॉब्लम होगी, कंस्टिपेशन आपको हो सकता है, या डायरिया वगैरह इस तरह के प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। रिड्यूस फ्लूइड इनटेक, ये तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। इमोबिलिटी एंड इनएक्टिविटी, जिन पर्सन की मोबिलिटी नहीं होती तो उसका पेरिस्टालिसिस मूवमेंट नॉर्मल नहीं होता, तो तब आपके पास एलिमिनेशन प्रॉब्लम होगा। ओवर यूज ऑफ कैथार्टिक्स, नारकोटिक्स, एनाल्जेसिक एटसेट्रा, कि अगर आप बहुत ज़्यादा लेक्सिटिव्स या एनाल्जेसिक नारकोटिक्स वगैरह यूज़ करते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, फिर ये आपके बाउल मूवमेंट को एबनॉर्मल बना देते हैं। इनएबिलिटी टू स्क्वेट बिकॉज ऑफ इमोबिलिटी, मस्कोस्केलेटल डिफॉर्मिटी, पेन ड्यूरिंग डिफिकेशन, कि अगर आप जो हमारे पास एलिमिनेशन के लिए जो बाउल डिफिकेशन की जो अपनी पोजीशन है, अगर आप उसको मेंटेन या उस पे उस तरीके से आप नहीं बैठ सकते, रीज़न क्या है कि या तो आपको मस्कोस्केलेटल कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई डिफिकेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर भी आपका एलिमिनेशन पैटर्न वो इफेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफॉर्मिटीज़ हैं बाउल एलिमिनेशन की, तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। कि डायरिया किसे कहते हैं, कि लिक्विड वाटर स्टूल डील विद कंसिस्टेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, कि अगर आपके पास आपके स्टूल में वाटर की मिकदार ज़्यादा हो और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दिन में बहुत ज़्यादा जो है फीसिस आए, आपको वॉशरूम ज़्यादा अटेंड करना पड़े, तो इसे कहते हैं डायरिया। एक हमारे पास है कंस्टिपेशन लेस देन 3 times per week और वट एवर इज लेस देन दी पेशेंट रेगुलर पैटर्न ऑफ एलिमिनेशन, के या तो नॉर्मल जो अगर आप हफ्ते में 3 या 3 से कम टाइम वॉशरूम अटेंड करते हैं, डिफिकेशन आपको होती है, तो फिर भी आप कंस्टिपेशन में हैं, या अगर एक पर्सन का रेगुलर जो उसका एलिमिनेशन पैटर्न था अगर उससे कम उससे डिफिकेशन होती है, तो फिर क्या है, ये हमारे पास उसे कंस्टिपेशन है, कब्ज है। इनकॉन्टिनेंस, इनएबिलिटी टू कंट्रोल फीकल डिस्चार्ज थ्रू एनल स्फिंक्टर, इनवॉलेंटरी पैसेज ऑफ स्टूल, कि जब हमारे पास किसी पर्सन में जो उसके स्फिंक्टर इंटरनल एक्सटर्नल स्फिंक्टर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर वो फीसिस डिफिकेशन उसके अपने कंट्रोल में नहीं होते, और इनवॉलेंट्री क्या होती है, डिस्चार्ज होता है फीकल का, तो इस कंडीशन को कहते हैं इनकॉन्टिनेंस। और जब यूरिन वगैरह की हो तो फिर भी उसे भी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। फीकल इंफेक्शन, मास ऑफ हार्डन फीसिस इन रेक्टम रिकॉग्नाइज बाय सीपेज, देखो अगर किसी पर्सन के क्या होते हैं कि अगर उसके लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह में क्या है कि मास साफ बन गया है, हार्डन फीसिस के उसके फीसिस उसके लार्ज इंटेस्टाइन में हार्ड से हो जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर आपके पास एक इम्पैक्ट सा बन जाता है, और इसकी रिकॉग्निशन इस तरह होती है कि सीपेज होगा कि मीन्स डिफिकेशन के दौरान फ्लूइड वगैरह या कोई क्या कहते हैं लिक्विड फॉर्म में थोड़े बहुत फीसिस आपके आएंगे, लेकिन वो इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा, वो हार्ड मास जो है उसने ब्लॉक किया होगा आपके एलिमिनेशन वे को, तो इसको कहते हैं फीकल इंफेक्शन। इसके बाद है फ्लैटुलेंस, जब आपको जो है किसी पर्सन को गैस होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, पेन होता है, उसका एब्डोमेन टाइट सा रहता है, इसे कहते हैं फ्लैटुलेंस। अब हम पढ़ लेते हैं कि इस तरह का अगर पर्सन हमारे पास आता है तो फिर हम उसकी असेसमेंट, उसके लिए डायग्नोसिस, इंटरवेंशन वगैरह किस तरह करेंगे। हमारे पास असेसिंग एलिमिनेशन स्टेटस ये है कि यूजुअल पैटर्न, हाउ ऑफन, व्हेन, कि हम उससे पूछेंगे कि आप कितनी दफ़ा वॉशरूम अटेंड करते हो, कब कब आप वॉशरूम अटेंड करते हो। इसके बाद आपके बाउल में चेंजेस क्या आती हैं, क्या उसमें ब्लड आता है नहीं आता, उसके साथ म्यूकस आता है या नहीं आता। इसके बाद जब आप वॉशरूम अटेंड करते हो या आपकी बाउल एलिमिनेशन होती है तो उसके लिए आप कोई लेग्जिटिव
लैक्सेटिव या इनीमा वगैरह यूज करते हो तो इनीमा क्या है, इनीमा हमारे पास लैक्सेटिव है, ये फ्लूइड होता है जो पर्सन क्या करते हैं थ्रू रेक्टल हम उसे देते हैं और ये उन लोगों के लिए यूज होता है जिनका सीवियर कंस्टिपेशन होता है। तो फिर इस तरीके से उनका कंस्टिपेशन जो है वो सेट हो जाता है और बाउल की एलिमिनेशन हो जाती है। करंट प्रॉब्लम फूड रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम अगर वो है उसे, या कोई मेडिसिन वगैरह से उसे कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से उसका कलर चेंज है, ये भी हम पूछेंगे। फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, इमोशनल, आर्टिफिशियल ओरिफाइस, अच्छा उन्होंने कोई आर्टिफिशियल वगैरह एयरवे, कोई आर्टिफिशियल क्या कहते हैं कि ट्यूब वगैरह वो यूज करते हैं या नहीं करते, जिस तरह हमारे पास जो है कोलोस्टमी वगैरह ट्यूब होता है जिसके थ्रू फीसिस वगैरह बाहर निकालते हैं, उनको हेमराइड बवासीर वगैरह तो उसको नहीं है, कोई पेन वगैरह तो उसके कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों का जो है हम उस पर्सन से पूछेंगे। इसके बाद जो फिजिकल असेसमेंट है तो उसके 4 स्टेप्स हैं। पहले हमारे पास है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन हम उसके एब्डामन को क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करते हैं, उसके डिस्टेंशन वगैरह तो नहीं है, उसका एब्डामन सख्त वगैरह तो नहीं है। इसके बाद होगा अस्कल्टेशन, थ्रू ऑस्टोस्कोप जो है क्या करेंगे हम उसके बाउल मूवमेंट सुनेंगे। अच्छा आपको पता होना चाहिए बाउल का अपना मूवमेंट होता है कि जब आप स्टेथोस्कोप किसी पर्सन के एब्डामन पे रखते हैं तो आपको एक गुड़ुम इस तरह जैसे कि पानी की चीज में एक पत्थर सा जो है डालते हैं आप और उसकी जो साउंड आपको आती है, तो बिल्कुल इसी तरह बावल का अपना जो है साउंड होता है। ये आप प्रैक्टिकल वगैरह में आप सुन सकते हैं। मैंने तो खुद इस तरह एक जो है हमने सुना था, हमने खुद इसको महसूस किया था, सुना था इसका बाउल मूवमेंट कि जब स्ट्रेट पर्सन लेटाते हैं और आप उसके एब्डामन पे जो है स्टेथोस्कोप रख लेते हैं 4 क्वाड्रेंट पे, तब आपको ये साउंड सुनाई देती है। इसके बाद परकशन क्या है कि रेजोनेंट और टेम्पनी ओवर हॉलो ऑर्गन। तो परकशन हम क्या करते हैं, ये आप हेल्थ असेसमेंट के में स्टडी करेंगे इसका, वहाँ पे भी इसका जो हमारे पास है बाउल मूवमेंट वगैरह की असेसमेंट हम वहाँ पे करते हैं। तो क्या होते हैं कि अगर आपके जो हॉलो पोर्शन है उससे आपको टेम्पनी की साउंड या रेजोनेंस की साउंड आएगी, लेकिन जो हमारे पास इंटेस्टिनल एब्स्ट्रक्शन काफी हुई वहाँ पे डलनेस की साउंड आती है। और ये हमेशा जो हॉलो चीज़ें होती हैं वहाँ पे ये 2 साउंड्स आती हैं, और जो जहाँ पे कोई बोन वगैरह होते हैं, कोई मांस होता है, तो वहाँ से हमें डलनेस की साउंड आती है। तो ये साउंड आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। बाकी इसके बारे में डिटेल के साथ आप 3rd and 4th सेमेस्टर हेल्थ असेसमेंट में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पल्पेशन करते हैं। पल्पेशन उसके पेट पे आप हाथ वगैरह रखेंगे, पल्पेट करेंगे, कहीं पे कोई मांस वगैरह कोई टेंडरनेस वगैरह तो नहीं है। इसके बाद नर्सिंग डायग्नोस क्या होंगे कि बाउल इनकॉन्टिनेंस रिलेटेड टू फीकल इन्फेक्शन। अगर उसको बाउल इनकॉन्टिनेंस है कि क्या है कि वो हमारे पास जो है नॉर्मल बाउल उसका नहीं होता, उसका कंट्रोल उस पर नहीं है, तो ये फीकल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। कंस्टिपेशन हो सकता है किस वजह से कि वो इमोबिलिटी कहें वो इधर उधर जाता नहीं है, एक्टिविटी उसकी नहीं है, या कोई हमारे पास बेड रिडन पेशेंट है, रिस्क फॉर कंस्टिपेशन, इनसफिशिएंट फाइबर इंटेक। अगर वो कोई पर्सन हमारे पास फाइबर इंटेक नहीं करता, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो फिर उसको कंस्टिपेशन भी हो सकता है। डायरिया रिलेटेड टू स्पॉइल्ड फूड, अगर आप कोई स्पॉइल्ड या कोई गला सड़ा खाना खा लेते हैं, ये कंटेमिनेटेड फूड वगैरह ले लेते हैं, उससे हमारे पास डायरिया हो सकता है। रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट रिलेटेड टू डायरिया, अगर आपको डायरिया है तो उससे आपके बॉडी से फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा, तो फिर आपको क्या हो जाता है, आपको फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट भी आपको हो सकता है। रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू कोलोस्टमी, स्किन इंटीग्रिटी, स्किन इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है, क्योंकि कोलोस्टमी के आपके एब्डामन के थ्रू जो है ट्यूब इंसर्ट किए जाते हैं, उसके थ्रू आपके फीसिस वगैरह उसको बाहर निकाला जाता है। तो अगर वो आपको लगी हुई है तो उससे क्या होते हैं, स्किन इंटीग्रिटी वगैरह खराब हो सकती है। सेल्फ स्टीम डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू बाउल
डाइवर्जन, और आपका जो सेल्फ स्टीम है वो भी, सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह वो भी आपका डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि जब आप कोई पूछते हैं या किसी को आप बताते हो कि मेरे बाउल एलिमिनेशन में प्रॉब्लम है, या कोई और पर्सन आपकी हेल्प आउट करते हैं, इनीमा वगैरह आपको देते हैं, तो ये हमारे पास फिर क्या है, ये इससे सेल्फ स्टीम वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। इसके लिए इंटरवेंशन कौन कौन से करने होंगे? प्राइवेसी हमने, अच्छा बाउल में हम जितनी भी हेल्प करते हैं, नावर बाउल वगैरह की इंटरवेंशन वगैरह करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होगी? प्राइवेसी होगी। उस पर्सन की प्राइवेसी हमने मेंटेन रखनी है। टाइमिंग, पेशेंट शुड बी इनकरेज टू डिफिकेट व्हेन द अर्ज टू डिफिकेट इज रिकॉग्नाइज। हमने पर्सन को क्या कर इनकरेज करना है कि जब आपको ज़रूरत हो, आपको नीड हो, तो उसी टाइम पे आपने क्या करना है? डिस्चार्ज करना है, आपने जो है डिफिकेशन करनी है। इसके बाद क्या है कि न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड, हाई फाइबर फूड, आप जो न्यूट्रिएंट वगैरह लेते हैं उसमें आपने हाई फाइबर डाइट लेने होंगे, जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं। इसके साथ साथ आप 2000 सीसी या 2 लीटर भी हमारे पास ये बनता है, इतना आपने डेली फूड वाटर या फ्लूइड लेना है। एक्सरसाइज आपने करना होगा, ये यहाँ पे लिखा है एम्बुलेशन हेल्प टू स्टिमुलेट नॉर्मल मोटिलिटी। एम्बुलेशन हेल्प ये होते हैं कि जब आप किसी पर्सन को चलने फिरने में उसका प्रैक्टिस कराते हैं, उसकी हेल्प आउट करते हैं। देयरफॉर शुड बी इनकरेज इन पोस्ट सर्जिकल पेशेंट, जो पेशेंट की सर्जरी हमारे पास हो जाती है तो उसके बाद वो उतने चल फिर नहीं सकते, तो हमने फिर उनको इनकरेज करना होगा। हमने उसको पकड़ के उसको थोड़ा वार्ड में राउंड वगैरह देनी होगी, उसको थोड़ा इधर उधर घुमाना होगा, सही है। तो क्योंकि वॉक से फिर उसका जो है मोमेंट्स वगैरह वो बाउल मोमेंट वो नॉर्मल रहते हैं। इसके बाद पोजीशनिंग, कंफर्टेबल पोजीशन नीडेड, स्क्वेटिंग पोजीशन कॉमन, एसिस्ट नीड फॉर एलिवेटेड टॉयलेट कमोड। क्या करना है? हमने उस पर्सन को कंफर्टेबल पोजीशन पे वो होना चाहिए। स्क्वेटिंग जो हमारे पास पोजीशन है, कॉमन पोजीशन फीसिस का, डिफिकेशन का, वो भी हमारे पास उस पोजीशन को वो मेंटेन रखेगा, उसको वो अडॉप्ट करेगा। और क्या वो करना होता है? हम अक्सर पेशेंट को कहते हैं कि आपने अपने कमोड, एलिवेटेड कमोड आपने यूज करना है। नर्सिंग इंटरवेंशन, जो कंस्टिपेटेड पर्सन है उसके लिए कौन से होंगे कि इंक्रीज वो फ्लूइड इनटेक ज्यादा करेगा, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू ड्रिंक अ फ्रूट जूस। एक मैं आपको बात बता दूं कि इस यूनिट से आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे कि उसमें कंस्टिपेशन वगैरह बयान की होगी, आपको कहेंगे कि इसके लिए आप क्या इंटरवेंशन बनाएंगे। तो ये फिर आपको याद होना चाहिए कि उसको हम फ्लूइड इंटेक भी उसको ज़्यादा देंगे कि आप फ्लूइड इंटेक करें ताकि आपके पास डिहाइड्रेशन ना हो। इसके साथ साथ हम फाइबर इंटेक इसको ज़्यादा करेंगे, जिस फूड में जो वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह में फाइबर होते हैं वो आप ज़्यादा लिया करें। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेग्जिटिव, आपने लेग्जिटिव यूज़ करने हैं जो आपको कंस्टिपेशन वगैरह से बचाते हैं, उसमें हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनीमा, इनीमा आप हमने एडमिनिस्टर करना है। जो सीवियर कंस्टिपेशन वाले पेशेंट होते हैं उसको थ्रू रेक्टल इनीमा, एक ऐसा फ्लूइड होता है कि जो उसके इंटेस्टाइन में जाता है जिससे उसका कंस्टिपेशन जो है वो ठीक हो जाता है। इसके बाद डायरिया के पेशेंट का आप क्या इंटरवेंशन करेंगे कि encourage intake of fluid and food। इसके बाद eating small amount of blend food, कि हमारे पास ब्लेंड फूड का स्मॉल अमाउंट आप लिया करें। फ्लूइड वगैरह इनटेक फूड आप ज़्यादा लें क्योंकि डायरिया के दौरान पेशेंट का क्या होता है? फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस होती है क्योंकि कंटिन्यूस इसके बॉडी से लॉस होता है, तो वो हमारे पास हाइपो वोलेमिक में चल जा सकता है। तो इसके कंडीशन में हमने क्या करना होगा? उसको फ्लूइड एंड फूड पे इनकरेज करना होगा। इनकरेज द इंजेक्शन ऑफ फूड आर फ्लूइड्स कंटेनिंग पोटाशियम सिंस डायरिया कैन लीड टू ग्रेट पोटाशियम लॉस। अच्छा, इस तरह के पर्सन को हमने पोटाशियम वगैरह ये ज़्यादा देना होगा। फूड इस तरह का फूड हम उसको देंगे जिसमें पोटाशियम हो क्योंकि डायरिया में पोटाशियम लॉस बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है कि पोटाशियम हमारे पास कितना ज़रूरी है, हमारे मसल्स वगैरह नर्व्स वगैरह फंक्शन में कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्या होते हैं कि डायरिया के पेशेंट को केले वगैरह दिए जाते हैं क्योंकि केला आपके पास ऐसा फूड है जो कि हमारे पास पोटाशियम रिसोर्स है। इसके बाद अवॉइड एक्सेसिवली हॉट और कोल्ड फ्लूइड एंड हाईली स्पाइसी
एंड हाई फाइबर फूड दैट कैन एग्रीवेट डायरिया। देखो कि आप ज्यादा हार्ड या कोल्ड चीजें फ्लूइड नहीं लेंगे, क्योंकि वो आपके स्टमक, आपकी जे ट्रैक को इरिटेट करते हैं, आपको फिर हो जाता है डायरिया। इसके साथ साथ आपका जो हाई फाइबर फूड भी आपने नहीं लेना, क्योंकि जब आपके फूड में फाइबर जितने भी ज्यादा होंगे फिर वो आपको एग्रीवेट, आपको डायरिया करा सकता है। तो ये हमारे पास इंटरवेंशन है कि डायरिया पेशेंट में हमने करने होंगे। तो ये चीजें आप अपने होम साइड पे भी लोगों को बता सकते हैं, और जो आपके पास पेशेंट वगैरह होंगे वो उसको भी आपने ये चीजें बतानी होगी। इसके बाद जो हमारे पास वो पेशेंट जिसको फीकल इनकॉन्टिनेंस होता है, जिसका फीकल कंट्रोल नहीं होता, तो उसको आपने क्या इंटरवेंशन देने होंगे? गिव बैलेंस मील। आप जो है बैलेंस मील, बैलेंस डाइट खाया करें, ना ज्यादा ना कम। इसके बाद जो टाइम ऑफ कॉन्टिनेंस है वो आप नोट किया करें, किस टाइम आपके पास जो है आपको डिफिकेशन होती है, और इनकॉन्टिनेंस मीन्स वो खुद ब खुद आपके कंट्रोल में नहीं होती, खुद ब खुद आपको हो जाती है, तो वो टाइम आप नोट करेंगे। फिर उस टाइम से 30 to 60 मिनट पहले आपने वॉशरूम, टॉयलेट अटेंड करना है। इसके बाद बिगिन बाउल ट्रेनिंग प्रोग्राम एवरी 3 डे। आपने क्या वो करना होगा कि आपने बाउल ट्रेनिंग प्रोग्राम उसको देना होगा कि आपने किस तरह बाउल ट्रेनिंग करनी है, आपने किस किस टाइम पे जो है वॉशरूम अटेंड करने हैं, आपने किस तरीके से वॉशरूम अटेंड करना है। तो आपके जो ट्रेनिंग है उसके प्रोग्राम जो हमारे वो भी आपने इसको बताने होंगे। उसके लिए आपने क्लास वगैरह या कोई सेमिनार वगैरह जो भी चीज़ अरेंज करते हैं, लेकिन आपने उसको ये टीच करना होगा। इसके बाद हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशन, जो फीकल इंफेक्शन, जो कि ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि अगर हमारे पास ये लार्ज इंटेस्टाइन है, सही है, लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास ये है जो कि इस शक्ल में हमारे पास होते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो इस शक्ल में जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, तो अगर इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे इम्पैक्ट सा बन जाता है, हार्ड मास सा बन जाता है, तो फिर क्या होते हैं, फिर यहाँ से आपके पास लीकेज तो होगा, यहाँ पे आपके पास फ्लूइड का लीकेज होगा, लेकिन आपका जो है डिफिकेशन आपको नहीं होगी। तो उसमें क्या इंटरवेंशन हम कर सकते हैं? हम उस पर्सन को एजुकेशन दे सकते हैं, एजुकेट करेंगे, उसके बाद काउंसलिंग उसकी करेंगे, हैबिट ट्रेनिंग उसकी जो है टॉयलेट हैबिट वगैरह जो उसकी ट्रेनिंग हम उसको देंगे। इस तरीके से हम उसको डाइट का भी कहेंगे कि आपने कौन कौन से फाइबर, लैक्टोज, फ्रक्टोज आपके डाइट में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कि फिन इनटेक आप रिड्यूस कर ले जो आपके कंस्टिपेशन कराता है। एनल हाइजीन का आपने ख्याल रखना है, और डिजिटल रिमूवल ऑफ स्टूल उसका हम बताएंगे। डिजिटल रिमूवल कहते हैं थ्रू फिंगर, जब कोई पर्सन स्टूल की रिमूवल करते हैं इसे कहते हैं डिजिटल रिमूवल। तो ये डिजिटल रिमूवल या तो पेशेंट खुद करता है या कोई जो है हमारे पास एक्सपीरियंस्ड लोग कभी कभार वो भी ये हमारे पास हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद वो लोग जिनको फ्लैटनेस होता है, जिनको गैस होता है, जो एयर ब्लॉटिंग होती है, तो वो क्या करेंगे कि वो फ्लैटनेस डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे कि बाय अवॉइडिंग गैस प्रोड्यूसिंग फूड के अगर वो फ्लैटनेस को अवॉइड करते हैं तो इस तरह के फूड वो यूज़ नहीं करेंगे जो उसको फ्लैटनेस या गैस उसके जो है हमारे पास जे ट्रैक में बनाता है। इसके साथ एक्सरसाइज का हम उसे कहेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है आपका जे सिस्टम जो वो नॉर्मल रहता है। इसके बाद क्या करेंगे कि हम उसके मूविंग इन बेड एंड एम्बुलेशन, कि वो लोग जो हमारे पास बेड रिडन होते हैं तो उसको कहेंगे कि आप बेड पे भी अपनी पोजीशन चेंज करें और आप थोड़ा बहुत चला भी करें, वॉक भी किया करें। इसके साथ ग्लिसरीन सपोजिटरी भी हम उसको देंगे जो कि हमारे पास फ्लैटनेस में इंतहाई अच्छा काम करता है। इसके बाद प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन, आप उनके लिए बावल जो एलिमिनेशन प्रॉब्लम के जो लोग होते हैं उसके लिए प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी कि हमने रेगुलर बावल हैबिट उसका प्रोमोट करना होगा, सही है, रेगुलर बाउल हैबिट उसका प्रोमोट करना होगा। इसी के साथ प्रोमोशन ऑफ नॉर्मल डिफिकेशन करनी होगी। डिजिटल रिमूवल ऑफ स्टूल अगर जरूरत है तो वो भी हमने करना होगा। प्रॉपर फ्लूइड या फूड इनटेक का कहना होगा। रेगुलर एक्सरसाइज वो करे, प्रोमोट करना होगा। एंड कंफर्ट, प्रोमोशन ऑफ कंफर्ट, कि हमारे पास अगर उसके डिफिकेशन मोमेंट नॉर्मल है तो वो कंफर्ट फील करता है, उसके लिए इजी फील
करता है। तो ये हमने जो है उसके लिए प्लानिंग करनी होगी, ये हमने उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन करने होंगे। और जो हमारे पास इंटरवेंशन है उसमें क्या थे, उसमें लेग्जिटिव आते हैं कि अगर हमारे पास किसी को जो है कंस्टिपेशन वगैरह है तो फिर हम उसको लेग्जिटिव वगैरह का कहेंगे, जिससे उसकी इंटेस्टाइन वगैरह जो है वो एम्प्टी होगी इजीली। लेकिन हैबिचुअल यूज ऑफ लेग्जिटिव जो हमारे पास होते हैं फिर वो क्या करते हैं, लीड टू कंस्टिपेशन एंड इरेगुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर उसको लेग्जिटिव को हमारे पास रेगुलर यूज करता है या एबनॉर्मल यूज करते हैं तो फिर क्या होते हैं कि हैबिचुअल यूज ऑफ लेग्जिटिव वो कंस्टिपेशन वगैरह भी हमारे पास करा सकता है या डायरिया वगैरह भी हमारे पास करा सकते हैं। इस तरह इनीमा जो कि ऑलरेडी हमने आप बता दिया है कि इनीमा कैसे होते हैं कि रिमूविंग ऑफ फीसिस, हम इसको लोअर जो है बाउल में देते हैं थ्रू रेक्टम। सपोजिटरी क्या होते हैं, सपोजिटरी बुलेट शेप्ड सब्सटेंस इंसर्टेड इनटू द रेक्टम बियॉन्ड द एनल स्फिंक्टर वेयर इट मेल्ट टू एड इन एलिमिनेशन। सपोजिटरी फॉर्म में हमारे पास इनीमा होते हैं कि वो हम एक हमारे पास टैबलेट होती है जो खुद ब खुद जो है वो फिर पिघलती है, तो वो थ्रू रेक्टम हम उसको देंगे, वो भी हेल्प आउट करते हैं। इस तरह डिजिटल रिमूवल होता है कि क्या होते हैं कि जिस पर्सन को प्रोलॉन्ग रिटेंशन ऑफ फीसिस होती है या कोई फीकल इंफेक्शन होता है उसमें लार्ज बाउल में, तो फिर क्या होते हैं कि थ्रू फिंगर के थ्रू उस फीकल फीसिस को बाहर निकाला जाता है। और ये जो हमारे पास फीकल इंफेक्शन होगा ये हमें पता चलेगा कि जब हमारे पास फीकल सीपेज होगी कि थोड़ी थोड़ी हमारे पास फीसिस बाहर आते हैं, तो फिर इसका मतलब होता है कि कोई वे में इंफेक्शन है, तो फिर उस कंडीशन में हमने डिजिटल रिमूवल करना है। तो ये हमारे पास जो है फीकल एलिमिनेशन था। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें हमारी वीडियो को। ओके, थैंक यू।